जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कैफ टू लेक्चर 106 पार्ट सी शुरू करते हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है आई कैप की, ये आपके पास उसमें नहीं होगी किताब में, तो इसको मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और अब आप लोगों को बुक फिर अपने पास रख लें, कुछ सफ़ा खुलवाना हुआ तो मैं खुलवा लूँगा। अच्छा जी, सवाल है जी, मुज्तबा हुसैन इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैश्यू नट प्रोसेसिंग। कैश्यू नट मेरे ख्याल से काजू होता है। ऑन 31 जुलाई 2022 ही एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने स्पेकुलेशन टाइप में पढ़ा था इन हिज बिजनेस। Oh, raw material used in his business to safeguard against losses due to future price fluctuations. मोहतरम, हमने स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शंस में पढ़ा था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस तो डेट इज अ नॉन स्पेक्यूलेशन। On 31 January, the maturity date of forward contract, he took the delivery of raw material and settled the contract by making ड्यू पेमेंट। उसने डिलीवरी ले ली मेरे भाई। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था, स्पेकुलेशन में डिलीवरी शिलीवरी कुछ नहीं होती, ये बस नेट ही सेटल हो रहा होता है। बाय मेकिंग पेमेंट, बस कैश दे देते हैं। अब जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो ये क्या होगा, ये गेन होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। बट सेफ गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस लिखा हुआ है, इसलिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन होगा। और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस अगर आ गया है तो ये खर्चा है, आप नॉर्मल इसको आप लॉस तो ना कहें, बस ये खर्चा एक होगा। और बिजनेस में बहुत सारे और भी खर्चे हो रहे होंगे, तो ये खर्चा भी एज अ एक्सपेंस या रिडक्शन के तौर पे बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हुए माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि हमारा कैश्यू नट का बिजनेस है। और मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का, ये अपने बिजनेस में यूज कर लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे को। चाहे फायदा आया हो तो मेरे पास पैसे आए, अगर नुकसान आया हो तो मेरे पास से पैसे गए। अब हम इसके जवाब में क्या लिख के आएंगे? इसके जवाब के अंदर हम चैप्टर 8 खोलेंगे और चैप्टर 8 के अंदर हम इसके जवाब में लिख के आएंगे कि फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, ये लफ्ज लिख के। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, ये क्या लिखेंगे हम? भाई यही बंदा चैट में लिख देते, मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ये तो चुप करके बिल्कुल मीटिंग ले रहे हैं। ऐसी मीटिंग से तो ना लेना बेहतर है। फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस, लो जी गायब हो गया। A contract for stock is made by a person in the mercantile business to guard against loss through future price fluctuations for fulfilling person's other contracts for actual delivery of goods. Therefore, it will be considered as a non-speculation business, and the payment made will be allowed as a deduction while calculating income from business under the head income from business non-speculation. Clear? Okay. सी लिख दें, क्लियर है तो चैट में। चलें, पता नहीं भाई किसके साथ मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। दो बंदों ने सी लिखा है, बाकी फिर अभी तक सोए हुए हैं। बाकी दो सोए हुए हैं, सी के सोते रहे आप दोनों, बाकी दोनों। रेहान गुजर और उमर तोकीर सो जाएं आप दोनों। आगे चलें जी। उमर तोकीर जाग गए, शुक्र है। रेहान गुजर स्टिल स्लीपिंग। अगला सवाल, ये बड़ा मजे का सवाल है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 2023। आज अज्यूम करें 30 सितंबर 2023 है, बड़ा आगे चल रहा है जमाना। अच्छा, आज अज्यूम करें 30 सितंबर 2023 है। ऑन यकम जुलाई 2000 ऑन यकम जुलाई 2023 कुलसूम बाजी आ विडो, विडो क्या होती है, बेवा या बीवी? विडो क्या होती है, बेवा या बीवी? आ विडो एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन गारमेंट रिटेल बिजनेस। इसने एक ऑनलाइन रिटेल बिजनेस शुरू किया एंड एम्प्लॉयज वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स
to market a diverse range of garments to customers throughout Pakistan. She operates the business from her residential house. अगली लाइन पढ़ के कोई चीज नोट करें जरा, मुझे मुझे बताएं वो चीज। अगली लाइन पढ़ के, अगली लाइन पढ़ के मुझे बताएं इसके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। अगली लाइन पढ़ के मुझे बताएं इसके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। भाई बता दें। एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू बोथ पीपल। कमाल कर दिया आप लोगों ने। बिजनेस का प्रॉफिट निकल नहीं सकता। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस फॉर 6 million एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग हर पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ 58 लाख। अब अगर मैं कहूं कि इसका प्रॉफिट 2 लाख है, तो क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें इसके पर्सनल एक्सपेंसेस भी माइनस हुए हुए हैं। तो सवाल के अंदर उसने हमें दिया है 6 million की सेल माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस उसने दोनों दे दिए हैं। कौन कौन से? बिजनेस के भी और पर्सनल भी। तो ये जो प्रॉफिट आया 2 लाख, इट इज नॉट अ बिजनेस प्रॉफिट। ओके, इट इज नॉट अ बिजनेस प्रॉफिट। आगे चलें। एट द ईयर एंड हर सोल एसेट्स कंसिस्टेड ऑफ 1300 सीसी पर्सनल गाड़ी। उसके पास 1300 सीसी गाड़ी है एंड 8 लाख है कैश ऑन हैंड, और इसके पास 8 लाख कैश ऑन हैंड है। अंडर द प्रोविजन ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड बाय खालूजी एडवाइज द रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव टू कुलसूम। अच्छा जी, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव लिखनी है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव पहले लिख लें, फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न में बताता हूँ। लिखें जी। शी इज डूइंग द बिजनेस ऑफ गारमेंट्स, so it will be a non-speculation business. She is doing the business of garments, so it is a non-speculation business. His profit will be, his business profit will be calculating by deducting business expenses from the sale of 6 million. By deducting business expenses from the sale figure of 6 million. Rupees 2 lakh cannot be considered as business profit because the expenses also include personal expenses. ओके, लिख लिया? जिन्होंने अभी मीटिंग ज्वाइन किया परेशान ना हो, अगले सवाल का पिछले से ताल्लुक नहीं होगा। जी लिख लिया आप हजरात ने? लिख लिया तो LI लिख के भेज दें। चलें ठीक है, मर्जी है, ना बोलें। आगे चलें जी। सर नहीं लिखा, आपने तो लेट ज्वाइन किया ना, तो अभी फिर मुझे आगे चलने दें, अगले सवाल में साथ करिएगा। अच्छा जी, इसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं? रिटर्न जमा करवानी है या नहीं? इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस मुझे बताएं, क्या 2 लाख है या शायद 2 लाख से ज्यादा हो? 2 लाख है या शायद 2 लाख से ज्यादा हो? क्योंकि बिजनेस के खर्चे और घर के खर्चे दोनों हैं। अगर घर के खर्चे ना माइनस करें तो बिजनेस इनकम मे बी 5 लाख, मे बी 7 लाख, मे बी 8 लाख। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। मे बी 5 लाख, मे बी 7 लाख, मे बी 8 लाख, मे बी 2 लाख 1 रुपया, मे बी पॉसिबल है। ओके, ठीक है। ये इसकी बिजनेस इनकम हो गई जो मैंने आपके सामने नोट कर दी, मे बी लिख के। और इसके पास 1300 सीसी की गाड़ी है।
अब हम जाके रिटर्न के चैप्टर में देख लें। चले, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसकी इनकम, बिजनेस इनकम 5 लाख है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसकी बिजनेस इनकम 5 लाख है, और इस बाजी के पास 1300 सीसी की गाड़ी है। मैं अब जाके रिटर्न्स के चैप्टर में आपको दिखाऊं इसने रिटर्न जमा करानी है या नहीं, बताऊं रिटर्न्स के चैप्टर में जाके? जी मोहतरम, शुक्रिया। अब हम पहुंच गए हैं जी रिटर्न्स के चैप्टर में। हमने इस तरह की एक मिसाल क्लास में की थी। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है आपको रिवाइज कराना पड़ेगा मुझे। हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी लॉ में कि अगर किसी बेवा के पास, एक बार याद रखिएगा, ये मैंने बता दिया था, ये चारों वो लोग हैं जिनकी इनकम 6 लाख से कम है। क्योंकि अगर इन चारों की इनकम, बेवा की इनकम, यतीम की इनकम 6 लाख से ज्यादा होगी, फिर तो इनको वो सेक्शन 114 ही पकड़ लेगा, फिर तो इधर आने की जरूरत ही नहीं। तो अगर इन चारों में से किसी एक के पास 1300 सीसी गाड़ी है, सिर्फ इस वजह से इसको रिटर्न जमा कराना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिटर्न जमा करवाएगी। द रीजन इज कि इसकी बिजनेस इनकम इज ग्रेटर देन 3 लाख। सर ये तो आपने नहीं बताया था क्लास में, आपने तो कहा था इनकम 6 लाख से ज्यादा हो। और नहीं पुत्र, पॉइंट 1 में देखें, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस इज ग्रेटर देन 3 लाख इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। और मुझे इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा ही होनी है, क्योंकि इसके घर के खर्चे भी खर्चों में पड़े हैं, तो इसकी बिजनेस इनकम 3 लाख से ज्यादा ही होनी है। जी भाईजान, अब क्लियर हो गया। तो इसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, इस वजह से ये रिटर्न जमा करवाएगी। और ये बात कि ये गाड़ी इसके पास है 1300 सीसी की, ये बात इसके लिए रिलैक्सेशन और छूट का बायस नहीं बन सकती, क्योंकि इसकी बिजनेस इनकम अपनी 3 लाख से ज्यादा है। तो जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, चाहे वो बेवा हो जिसके पास 1300, चा- चाहे वो बेवा हो, 1300 सीसी की गाड़ी उसके पास हो। इस वजह से वो ट्रैप, वो रिलैक्स तो होना था उसने, लेकिन बेचारे की इनकम ही 3 लाख से ज्यादा है। और कुछ समझ आया? पढ़ूं सॉल्यूशन? शुक्रिया रेहान गुज्जर, अब आप भी बोल पड़े हैं, हम भी हैं इस मीटिंग में। एज अ विडो शी हैज बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। चाहे उसके पास 1300 सीसी गाड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो, सॉरी, उसके पास 1300 सीसी गाड़ी है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज स्टिल माफ। However, starting a new business during 2030 obliged her to file a return if her income exceed 3 lakh. Although the reported figure in question is 2 lakh, which is below 3 lakh, the expenditure amounted is comprised of both personal as well as business expenditures. However, for computing taxable income, only business expenses shall be allowed. Therefore, by considering business expenses only, her income exceed 3 lakh, alhamdulillah, and consequently may exceed, आके अपने लफ्ज लिखा है एक सेफ एंड पे रहते हुए, क्योंकि फिगर्स नहीं दी हुई ना उसने। शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। एक बात उसने लिख दी जो नहीं भी लिखते आप कोई मसला नहीं था। लेकिन और अगर उसकी इनकम इतनी ज्यादा है कि 6 लाख से भी ज्यादा हो गई है, तो फिर तो उसे टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 लाख से ज्यादा है और 6 लाख से कम है, फिर तो वो सिर्फ जमा करवाएगी रिटर्न। क्लियर हो गया जी सारा? भाईजान बोल दो। चलें जी, जिन हजरात ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम उन्हें वेलकम करते हैं, और हम नया सवाल पढ़ते हैं। भाईजान, कॉलेज के अंदर एक क्लास हुई थी फिजिकली, लेक्चर 105 का पार्ट बी, जिसमें हमने एडीआरसी पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वाला पढ़ा हुआ है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, फिर आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा ये पॉइंट। और तो सवाल इतना आसान सा है। इंश्योरेंस एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म। इंश्योरेंस एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में चली गई है, और ये केस उसका एटीआईआर में पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। रिसेंटली
द फर्म हैज अपॉइंटेड अ न्यू टैक्स एडवाइजर, उन्होंने नए टैक्स एडवाइजर को हायर किया है, जिसने उसे मशवरा दिया है कि आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनवा लो, वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कालाजी ऑर्डिनेंस 2001, एडवाइज एश्योरेंस एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस एलिजिबल फॉर सेटलमेंट थ्रू एडीएस एडीआर। कौन कौन सी केसेस हैं जो एडीआरसी देखेगा? जल्दी से पेज नंबर बताएं और उस सेक्शन की प्रोविजन बताएं, जल्दी से पेज नंबर बताएं और सेक्शन की प्रोविजन बताएं। जल्दी बताने वाला पता नहीं कितना आगे निकल जाएगा बाकियों से। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। पेज नहीं, उस सेक्शन की प्रोविजन, सेक्शन की प्रोविजन, सेक्शन की प्रोविजन, सेक्शन की प्रोविजन, सेक्शन की प्रोविजन। ये प्लीज प्लीज इसके ऊपर पंगे ना लें स्क्रीन पे। एक्सेलेंट। दूसरे का जवाब दें मुझे, दूसरे का जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब दिया। सही जवाब देने पे शाबाश इनाम में मिल रही है आपको। जी जी, आगे चलें, आगे चलें। दूसरे का जवाब बताएं, दूसरे का जवाब बताएं, दूसरे का जवाब बताएं। जी, वेल डन, वेल डन। अच्छा जी, बाकी बच्चे सो रहे हैं तो सोते रहें, तो हमें इसके जवाब मिल चुके हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एडवाइज एश्योरेंस इन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, केसेस एलिजिबल फॉर सेटलमेंट थ्रू एडीआरसी। तो आप हजरात जाएं पेज नंबर 342 पर। इन्होंने सही पेज ही बताया होगा मेरे ख्याल से, जब बाकी प्रोविजन सही बताई हैं। पेज 342 पर जाएं, वहाँ सेक्शन 134 है। उसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा एडीआरसी में कौन से केसेस जा सकते हैं। लेकिन उसमें नीचे एक लाइन डली हुई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाले केस नहीं जा सकते, ये भी डालेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो एडीआरसी की कमेटी में कौन बैठेगा, वो पॉइंट 3 में नीचे लिखा हुआ है, उनकी कमेटी में कौन बैठेगा। ओके जी, डन। बाकी हजरात डन कर दें। मुझे लगता है इन्होंने एडीआरसी वाली क्लास नहीं ली हुई। आगे चलते हैं। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। चलें, शुक्रिया। स्टेट द प्रोविजन, फिर बताना था ना जवाब। स्टेट द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। जल्दी सफा बताएं, सफा बताएं। इनकम टैक्स में रिटर्न रिवाइज करने की शराइत, कंडीशंस। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 नंबर का सवाल आया है चैप्टर 15 से। अल्लाह अकबर। जी, पेज 114 का सबसेक्शन 6। जी, वेल डन। 114 का सबसेक्शन 6, आप पेज नंबर जरा मुझे बता दें। ओके, आगे चलें, पेज 320। अगला सवाल पढ़ें जी। सिर्फ एक ही स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, बाकी सोए हुए हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, ऑल्सो लिस्ट द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन इन द स्टेटमेंट। किसने जमा करवानी है? पता नहीं, $10,000 से ज्यादा थे जिसकी इनकम, और $1,00,000 से ज्यादा थे एसेट्स। तो मुझे तो यही याद आ रहा है। और फिर अपनी जायदाद के क्या बताना होता है? एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, खर्चे कितने हैं, ये सारी चीजें बतानी होती हैं। पता याद है? 116 के ए का 1, बाकियों को आता नहीं है। चलें, बस फिर लाइन को पढ़ने की तौफीक दे। अच्छा जी, हो गया जी, मिल गया। बाकियों ने पेज नंबर देख लिया? शुक्रिया जी। आगे चलें। अच्छा जी, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन थ्योरी के सारे सवाल कर लिए हैं लेटेस्ट अटेम्प्ट के। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट के मैं जरा आपको सवाल दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 1 था पास पेपर का, ये मैंने आपको टेस्ट में दिया था। क्वेश्चन 2 मैंने अभी आपको करवाना है, सारे लोग आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन 3 जो है वो बिजनेस का है, वो किसी दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जिंदगी रही तो। क्वेश्चन 4 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन 5 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन 6 आपको टेस्ट में डाल के डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर से ये 6 का भी कोई नहीं, ये तो आसान सा है, ये टेस्ट में आप देख लीजिएगा। शो कॉज नोटिस दिए बगैर क्या किया जा सकता है। ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हमने टेस्ट में डाल दिया था। चलें जी, अच्छे बच्चों, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। दो एग्जांपल्स आपने देनी है, टैक्स अवॉइडेंस की और टैक्स इवेजन की। ठीक है जी। और अगला सवाल ये है, सजेस्ट करें अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन से बचने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स सजेस्ट करें। सो दैट वाज अ बिट अजीब सवाल।
वाजे तौर पे ऐसा सच कोई किताब में नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है पेपर में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इक्का दुक्का ऐसी चीज आ जाती है, परेशान ना हुआ करें। ऑल्सो सजेस्ट अप्रोप्रिएट टैक्स मेजर्स टू प्रिवेंट दैट टैक्स इवेजन। तो वो मैं बताता हूँ, पहले दो एग्जांपल्स देके 4 नंबर तो ले लेना, अब 6 नंबर हैं, दो दो एग्जांपल्स देंगे, 4 नंबर उधर से मिल जाएंगे। बाकी ऑल्सो सजेस्ट टैक्स मेजर्स वो फिर अलग चीज है। अच्छा जी, दो एग्जांपल्स बतानी है। Now I will come in what you will say chapter number 1। ये जी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ये मुझे 3 लग रहा है कि इसमें टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस 3 में थी। ये टैक्स अवॉइडेंस, इसकी मिसालें दी हुई हैं। टैक्स पेयर की मर्जी है कि बिजनेस स्टार्ट करे पार्टनरशिप या कंपनी, और पार्टनरशिप के केस में रेट कम है। अनदर एग्जांपल इज स्टार्टिंग बिजनेस इन अ टैक्स फ्री जोन। और एक और नीचे एग्जांपल दी हुई है टैक्स अवॉइडेंस की, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तीनों में से कोई एक दिया नहीं थी। और टैक्स इवेजन इज एन इलीगल प्रैक्टिस, आगे उसकी एग्जांपल्स दी हुई है। कंसीलमेंट ऑफ इनकम, इनकम का छुपाना, ये एक एग्जांपल है। मिस क्लासीफाई इनकम अंडर एंड हेड ऑफ इनकम, ज्यादा खर्चे क्लेम कर लेना, ये एग्जांपल्स हैं। नीचे ये एग्जांपल्स हैं, एक और फॉल्सिफाइंग इनकम टैक्स रिटर्न बाय नॉन रेजिडेंट, नवाज शरीफ ने जो किया था। तो ये ये सारी चीजें हैं। और अगर आप लोगों ने और एग्जांपल्स देनी है तो आई कैप ने ये वाली एग्जांपल्स भी दी हुई। ये जो 3 एग्जांपल्स यहाँ दी हैं, आई कैप ने उठा के कॉपी पेस्ट कर दी हैं। ये इवेजन या अवॉइडेंस की जो एग्जांपल्स हैं, ये भी उठा के दे सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स, इनमें से कोई दो एग्जांपल्स आपने देनी थी। अच्छा, इसके बाद है इवेजन से बचने के तरीके, यानी इवेजन से कैसे बचाएं। असल में लॉ मेकर ना टैक्स इवेड करने के तरीके ना निकालता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप पेमेंट्स चेक से करें तो आपको फायदा क्या होगा। पेमेंट्स चेक से करने का आपको फायदा ये होगा कि आपके खर्चे अलाउ हो जाएंगे। वो जो बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 21 का एल हमने पढ़ा था कि 50,000 से ऊपर की, वो 50,000 नहीं, 2.5 लाख से ऊपर का अकाउंट हेड है और उसमें इंडिविजुअल पेमेंट है, तो वो वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा था। तो इसलिए इवेजन से बचने का तरीका ये है कि लॉ मेकर आपको सजेस्ट करता है कि पेमेंट्स चेक से करो। इससे ये फायदा होता है कि आप टैक्स अब बचाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जब आप चेक से पेमेंट्स करोगे तो चेक से पेमेंट्स करने की वजह से वो खर्चे रिकॉर्ड में आएंगे। रिकॉर्ड में आएंगे आपके, उसकी वजह से आपको माइनस करने की जरूरत होगी, प्रॉफिट कम होगा, आपका टैक्स बचेगा। लेकिन अगर आप खर्चे कैश में करो तो फिर तो नुकसान होगा आपका। फिर क्या नुकसान होगा, वो खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जिनसे आपको फायदा भी हो। अगर आप खर्चे टैक्स में, वो टैक्स के खर्चे यानी टैक्स कैलकुलेशन पर्पज के लिए खर्चे अगर आप चेक से करते हो तो चेक से खर्चे करने का आपको फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ओके, चलें जी आगे। चलें भाई, अब हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। अच्छा, निकालें जी आखिरी सवाल। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं भाई? आ जाए सवाल आखिरी। बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या आप करके बैठे हैं, नाश्ता भी नहीं किया। सैरी की होगी कुछ लोगों ने तो। बस दो स्टूडेंट्स तैयार हैं। ताहा, मैं जरा मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन कर लूं। मैं फिर आपकी ये स्क्रीन जरा ओपन कर देता हूँ, खुला खुला खेलते हैं। अम्म, पढ़ें जी सवाल भाईजान, सरकार सवाल पढ़ें। Taha, who has recently joined a tax consultancy firm, prepares the following table regard to taxability of interest income. Oh, ho, I hope you can watch me now. हर घड़ी तैयार हैं हम, जबरदस्त रेहान गुजर। कैन यू वॉच मी नाउ रेहान गुजर? Taha, who has recently joined a tax consultancy firm, prepares the following table with regard to taxability of interest income earned by various persons during the year 2023। इसमें बंदे का नाम आ रहा है, उसका स्टेटस आ रहा है। स्टेटस क्या होगा, शादीशुदा, गैर शादीशुदा? नहीं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई है, कैसे कमाई है ये लिखा हुआ है।
हेड ऑफ इनकम लिखा हुआ है आगे, रिजीम लिखी हुई है, नॉर्मल है या फाइनल है, और खर्चे माइनस करने की इजाजत है या नहीं। तो ये कुछ इसने कॉलम बनाए हैं। तो Taha, who has recently joined a tax consultant firm, prepares the following table with regard to taxability of interest income earned by various persons. इसका मतलब है ताहा के डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, वो आके उससे पूछते हैं कि भाईजान हमने जो है वो ये कैलकुलेशन करनी है टैक्स की, तो आप हमें बताएं। प्रिपेयर द करेक्टेड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम कॉलम इन द टेबल। ये जरा देखें आपको क्या समझ आ रहा है पढ़ के। प्रिपेयर द करेक्टेड टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम कॉलम्स इन द टेबल। क्या समझ आ रहा है आपको? ये कॉलम है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। क्या समझ आ रहा है आपको? और भाईजान रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? बता दो। सरकार क्या समझ आ रहा है आप लोगों को रिक्वायरमेंट पढ़ के? वेल डन उमर तोकीर। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम, सिर्फ ये वाले 3 कॉलम दोबारा बना दें। ओके जी, क्लियर हो गया आप सबको? चलें, शुक्रिया। अच्छा, अच्छा भाई मैं ना एक और खोल लूँ साथ फाइल, ताकि हम वहां से इसको रेफर करते रहें। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। अच्छा, तो अब जी, पहला है, आतिफ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई है 1.1 मिलियन। और टर्म डिपॉजिट रिसीट्स छोड़ें, बस उसने कोई पैसे जमा कराए हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, बैंक से उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई है 1.1 मिलियन। बैंक से उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई है 1.1 मिलियन। अगर आप जान का मान पाऊं तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में जाऊं? अल्लाह अकबर, इन्हें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर ही लोड हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर के अंदर मेरे भाई हमने एक टेबल बनाया था, जिस टेबल के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपकी इनकम जो है, वो मुझे सफा बता दे जहाँ पे वो टेबल बनाया था, और सेक्शन का नंबर क्या था, सेक्शन 7, पता नहीं क्या था, 7B था क्या था। इधर खुल जाए अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? ओ, खुल गया, शुक्र है। भाईजान भाईजान भाईजान, अगर एक बंदा इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हो इंडिविजुअल, भाईजान याद आ रहा है? अगर एक बंदा इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हो इंडिविजुअल और बैंक से कमा रहा हो, और 5 मिलियन से कम हो, तो फाइनल टैक्स रिजीम 15% लगेगा। बोलें जी, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? जल्दी बोलें, लगेगा? डन हो गया? जी भाई बोल दें यार, ये फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा। अच्छा, एक याद रखिएगा, जो चीज़ फाइनल टैक्स रिजीम में चली जाती है ना, फिर उसमें खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं होती। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने चैप्टर 4 में, कि जो चीज़ एफटीआर में चली जाती है उसमें खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं होती। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जी बिल्कुल। ये फाइनल टैक्स रिजीम है, जी बिल्कुल। एडमिसिबिलिटी ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस, नो, ये गलत है। तो हमने टेबल को करेक्ट कर दिया। ये अदर सोर्स है, फाइनल टैक्स रिजीम है, और खर्चे जो है वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। डन, आगे चलूं? डन, आगे चलूं? ओ भाईजान बोलो, जूम यूजर अभी ज्वाइन किए हो तुम? ओके, शुक्रिया जी। बिलाल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अगला, बिलाल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसने 5.5 मिलियन की इंटरेस्ट इनकम कमाई है। इसने भी बैंक से कमाई है।
अम, अब इसकी इनकम जो बैंक से इसने कमाई है, जरा ढूंढें। पहला कॉलम ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन में, ये ठीक है? यस और नो कर दें। ठीक है ये पहला कॉलम। ओके। दूसरा कॉलम ठीक है? यहां से देख के बताएं, 5 मिलियन से ज्यादा है? 5 मिलियन से ज्यादा है, इसलिए नॉर्मल रिजीम में गिरेगी। अगला कॉलम, अगर नॉर्मल रिजीम में गिर गई चीजें तो खर्चे माइनस करने की इजाजत है, ठीक है? और ठीक है, जान दो। चलो जी उस्ताद जी, गड्डी जान दो, आगे चलें जी। सीमा बाजी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंटरेस्ट इनकम कमाई है 5.2 मिलियन, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से कमाई है बाजी ने। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से कमाई है। पुत्र, आपकी किताब में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। और बोलो भाईजान। नहीं भाई, ये फिजिकल क्लास नहीं हो रही है। ये भाई भाई बोलने लगे हैं लोग, अस्तगफिरुल्लाह, हाउ डेयर द पीपल। को चुप कराना पड़ेगा मुझे। भाई बोलो मत, ये मीटिंग से फिर माजरत कुछ करना पड़ेगा। जी भाईजान, बहबूद सर्टिफिकेट नॉर्मल रजीम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, छिक के रखें आगे। समझ आ गया? बस ये मीटिंग तो खत्म होने वाली है, जो लेट आए हैं इंशाल्लाह, बस ये चार हमारे आगे बंदे रह गए हैं, फिर हम मीटिंग खत्म कर रहे हैं। तो ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है जी, बिल्कुल। ओ पुत्र, एग्जाम्प्ट नहीं है, इस पे तो 5% टैक्स लगना है। वहला टैक्स का रेट तो नहीं हमने याद किया होगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम है। ओ पुत्र, खर्चे माइनस करने की इजाजत है। ओके जी, क्लियर, मजा आ रहा? बोलने बोले 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 भाईजान, बोल दें क्लियर हो गया? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आपने किताब में क्या पढ़ा है? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में हमने पढ़ा है, ये जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। और जो चीज नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाती है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि खर्चे माइनस करने की इजाजत है। यार ये वाली प्रोविजन कोई बंदा ढूंढ देना तो कमाल हो जाए। सबसे पहले जो बंदा इसका सेक्शन नंबर बताएगा ना, चलो मैं उसके लिए इंशाल्लाह फिर एक कल एक इनाम दूंगा। जो सबसे पहले इसका सेक्शन नंबर बताएगा कमाल का। जी, ये तो एक ही स्टूडेंट है, इसकी एक और चीज पे भी नाम देना था, ये तो बस बाकी तो फिर सेक्शन 46, वेल डन। तो पढ़ रहे हैं लोग माशाल्लाह। सेक्शन 46। अच्छा मोहतरम, सवाल ये है कि इसका मतलब है आई कैप जो सवाल दे रहे हैं वो बच्चों को समझ आ जाते हैं। कमाल एक बंदा है, अम्मी अब्बू ने उसका नाम जो है ना कमाल रख दिया था, क्योंकि अब्बू जमाल थे और अम्मी सलमा थी। बेटे का नाम कमाल रख दिया। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एक बंदा है, तो इसने इंटरेस्ट इनकम कमाई है 3.3 मिलियन। इंटरेस्ट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज विच वर वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान। तो ये लोन बाहर के मुल्क में इकट्ठा किया था। ये आप लोग चैप्टर नंबर जो है वो मैं आपके सामने निकालता हूँ। ऐसा चैप्टर निकालूंगा कि आप खुश हो जाएंगे, घर बैठे बैठे आपके तोते उड़ जाएंगे। नहीं, आसान सा चैप्टर है भाई, चैप्टर 13 में मेरे भाई हमने ये पढ़ा था। अगर आप इंटरेस्ट इनकम नॉन रेजिडेंट कमाता है जो पाकिस्तानी बंदे ने सिक्योरिटी इशू की हुई है, तो ऐसी सूरत के अंदर ये इंटरेस्ट इनकम उसकी एग्जाम्प्ट है। डन। पेज, हाँ जो भी है, पेज नंबर 286। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। हाँ जी। नॉर्मल टैक्स रिजीम है, इंटरेस्ट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होता है ना। नहीं, नॉर्मल टैक्स रिजीम नहीं है, एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट है तो फिर खर्चे भी माइनस नहीं होंगे, सारी बात है, एग्जाम्प्ट है तो फिर खर्चे भी माइनस नहीं होंगे। अच्छा, सिकंदर को मैं जरा बाद में देख रहा हूँ, मुझे ड्रीम बैंक लिमिटेड का पेज नंबर बता दें। ड्रीम बैंक लिमिटेड का सेक्शन और सब सेक्शन बता दें। ड्रीम बैंक लिमिटेड इनाम लेने के लिए कौन तैयार है? अगला इनाम तैयार है, ड्रीम बैंक लिमिटेड। सोची पिया ते बंदा आ गया।
वेल इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। ओवर आप लोगों की तरफ से ओवर तो ओ लिख दें, मैं फिर पेज नंबर बताता हूँ। भाईजान तो आप लोगों की तरफ से ओवर है तो लिख दें, मैं पेज नंबर बताता हूँ। जूम यूजर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और जी बाकी लोग भी हाथ खड़े करें। हार मान गए हैं तो मान जाएं, बस खत्म हो चुके टाइम। ओवर ओवर और ओवर ओवर पेज नंबर 230। उमर तोकीर, पेज नंबर 230। पता नहीं अब इन्होंने पेज नंबर सही बताया या गलत बताया, लेकिन इनके कहने पे हम जाएंगे जरूर। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में मैं आता हूँ। पता नहीं कौन सा चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, अब तो नंबर भी भूल गए हुए चैप्टर्स के। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर के नंबर भूल गए, नंबर याद आ गया है, चैप्टर नंबर 8। पेज गलत बताया उमर तोकीर ने, उमर तोकीर का इनाम वापस। अच्छा, चैप्टर का नंबर आप लोगों को याद है, इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलने पेपर में। मोहम्मद तौसीफ और जूम यूजर मारना है मैंने। पेज 126 के ऊपर भाई लिखा हुआ था, एनी इंटरेस्ट इनकम derived बाय अ पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू derive सच इनकम। तो मैंने कहा था बैंक्स के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, इंटरेस्ट इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी। ओके, शर्मिंदा हुए तो एस लिखें, शर्मिंदा हुए तो एस लिखें, लिखें लिखें एस लिखें। शर्मिंदा, एक शर्मिंदा, दो शर्मिंदा, बाकी शर्मिंदा हो, शर्मिंदा शर्मिंदा शर्मिंदा, तीन शर्मिंदा, चार शर्मिंदा, पांच शर्मिंदा। अच्छा जी, मोहतरम ये ना बैंक है, तो बैंक इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है 10.1। तो जब बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाएगा, भाई कमाए जहां मर्जी से, किसी कंपनी से कमाए, जिस मर्जी से कमाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही जाएगी, क्योंकि ये बैंक का बिजनेस है, खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है। तो मोहम्मद तौसीफ चैप्टर तो खोल देते ना मेरे भाई, मुझे चैप्टर में तो पहुंचाते ना फिर। अच्छा जी, आगे चलें। नेक्स्ट आखिरी जी सवाल, फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, आईफोन लेफ्ट कर गया। सिकंदर, सिकंदर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लोन एग्रीमेंट विद एओपी बीइंग इट्स मेंबर। सिकंदर एक एओपी का पार्टनर है, तो सिकंदर ने एओपी को लोन दिया है। मेरे भाई सिकंदर ने जो एओपी को लोन दिया है, वो एक कैलकुलेशन होगी बाकेर, अ, एक कैलकुलेशन होगी बाकेर, असद और टोटल जैसी। एक कैलकुलेशन होगी बाकिर असद टोटल जैसी। इसमें बाकिर की जगह फर्ज कर लें हमारा सिकंदर है, एओपी का पार्टनर है। मैंने कहा था एओपी से जो इंटरेस्ट आए, एओपी से जो कमीशन आए, ईओपी से जो प्रॉफिट शेयर आए, वो सारा डिविजिबल इनकम के अंदर ऐड होता है। और ये अमाउंट रेट पर्पस के लिए जो है, वो ये अमाउंट रेट पर्पस के लिए आपकी चली जाती है ऐड शेयर फ्रॉम एओपी के नाम से। तो ये मेंबर का रेट बढ़ाने के लिए ऐड होगा। ये सिकंदर की इंटरेस्ट इनकम नहीं है। पार्टनर को जो अमाउंट भी एओपी से मिल रही है, असल में वो डिविजिबल इनकम की कैलकुलेशन में आएगी, और ये रेट पर्पस के लिए ऐड हो जाएगी। तो विल बी एडेड फॉर रेट पर्पस, विल बी एडेड फॉर रेट पर्पस, ये रेट पर्पस के लिए ऐड हो जाएगी। और इट्स ओवर नाउ। इसका टेबल रिवाइज वाला चलें, इसका कुछ सोल्यूशन आपको क्लास में दे देंगे इन चीजों का। ये देखें जी, हेड ऑफ इनकम रेट पर्पस के लिए ऐड हो जाएगी। हेड ऑफ इनकम उसने इसलिए कुछ नहीं लिखा, मैंने हेड ऑफ इनकम पे हाईलाइट कर दिया था। हेड ऑफ इनकम उसने कुछ नहीं लिखा कि हेड ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे उसने लिख दिया एनटीआर की जगह रेट पर्पस के लिए ऐड हो जाएगी। और खर्चे खुर्चे तो माइनस नहीं होते, बस रेट पर्पस के लिए आपको पता है ऐड ही होती है वो। तो ये थोड़ा सा अजीब सा था, इसकी टेंशन ना ली इतनी, बाकी चीजें आसान थी। अच्छा यार, एक चीज मैं आईकैप से डिसएग्री करता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जहां जहां ये इनकम नॉर्मल रिजीम है ना, वहां वहां आईकैप ने हेड का नाम लिखा है।
लेकिन जहां जहां ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम है ना, यहाँ पे फाइनल टैक्स रिजीम है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, वहां पे आईकेप ने ना हेड का नाम नहीं लिखा। देखिए हम न्यूमेरिकल में लिखते हैं और आईकेप भी न्यूमेरिकल्स में लिखता है। आईकेप के सारे पास पेपर की सोल्यूशन उठा के देख लें, चाहे इनकम फाइनल टैक्स रिजीम हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट इनकम हो, अदर सोर्स का लॉस लिखता है। ये वैसे बात मैंने आपको कही थी, असूली बात यह है कि अदर सोर्स का लॉस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जो चीजें फाइनल टैक्स रिजीम में गिनती है वो किसी हेड में नहीं जाएंगी। तो अब ये आई कैप ने इधर डैश डैश डाल के लिख दिया, हेड्स का नाम नहीं लिखा, अब कौन पूछने वाला है इसको। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हेड का नाम लिख देता है, इधर इसने सोल्यूशन में हेड के नाम नहीं लिखे। लेकिन जो जो फाइनल टैक्स रिजीम बने उसका इसने हेड का नाम नहीं लिखा, या जो एग्जाम्प्ट बना है उसने भी इसका हेड का नाम नहीं लिखा, तो ये अजीब सी बात है। तो इसलिए चलें छोड़ें, अब क्या किया जा सकता है इसका। ठीक है जी, मोहम्मद वासिक अशरफ तो पहले ही लीव कर गए हैं हमें, अब मैं आप सबको लीव करने लगा हूँ। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। में से जो भी लिखना चाहें आप लिख के जा सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। और कोई आपने अपने बारे में बात बतानी हो तो बता दें, जो मुझे जिंदगी भर आपके